अब तक अपने देख को देख सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार हैरान थे। अब आगे श्री ने सुमित्रा जी के गले लगी और फिर बारी बारी से अपने सभी से गले लगी। प्रीतम जी, प्रिया जी, गीता जी, सगर जी, फिर अपने भाइयों से भी कबीर, अबीर, वंश और शिवाश से गले लगी। शिबू दिदू, हमने आपको बहुत याद किया, आप नहीं थी तो मैं शैतानियां भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं खुश हूं कि आप आ गई। अब हम फिर से शैतानियां करेंगे। श्री हंसते हुए, हाँ बिल्कुल बच्चा, हम फिर से अपनी शैतानियां करेंगे। तभी सभी को एक लड़की की आवाज सुनाई दिया। ये आवाज किसी और की नहीं, हमरी सौम्या की थी। सौम्या मुंह बनाते हुए, हमरी तो कोई कदर ही नहीं है, सब को तो उनकी लाडो ही दिखाई दी। हाँ, वही उसके पास खड़ी रावी बोली, हाँ यार, हमें तो कोई प्यार नहीं करता। उसने भी मुंह बना लिया। वही उनकी बात सुनकर रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। हाँ, तो श्री के साथ उसके दोस्त भी आए थे, करण और सिद्धांत भी। वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार भी उन चारों की तरफ देखने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, अब ये कौन है? अमरजीत जी, अरे हम अपनी प्यारी नातीन को और अपने रावी बच्चे को भूल सकते हैं? अपनी बाहों फैला दिया, जिसे देख सौम्या और रावी अमरजीत जी के गले लग गई। फिर सब ने उनको गले लगाया। सिद्धांत ने करण से कहा, करण यार, यहाँ तो सिर्फ इन्हें ही प्यार मिल रहा है, हमें तो कोई पूछा भी नहीं है। उनकी बात पर सुमित्रा जी बोली, अबे ओ नालायक को, नाटक करने की जरूरत नहीं, आओ यहाँ। सब हंसने लगे। वही श्री उनको चिढ़ाते हुए कहा, पालतू लोगों को याद नहीं किया जाता है। वही श्री के बाद से रघुवंशी परिवार इसने लगा। श्री भी शिबू से हाई फाई करके हंसने लगी। वही सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार उसे देखने लगे। इतने दिन बाद श्री की हंसी को सुन रहे हैं। वही श्री ने अब तक उन सभी को नहीं देखा था। सिद्धांत और करण भी सभी से गले लगे। तभी श्री को सत्यजीत जी ने आवाज दिया, बच्चे आप अपने दादाजी की याद आज को नहीं आया? श्री, जो अपने परिवार से मिलने ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वहां और लोग भी मौजूद है। उसने उस तरफ देखा जहां से जानी पहचानी आवाज आई थी। उसकी नजरें सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार पर गया। वे हैरान हो गई, पर फिर भी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। और वे अपनी नजर मुसा के देखा तो सब वहां थे। उसकी नजरें एक पल के लिए वेद पर जा रुकी। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लिया और अपने दादा दादी पर नजरें कर लिया। उसने उनके पास जाके उनके गले लग गई। दादाजी, बच्चे आपने अपने दादा दादी को तो भूल गई। आप तो चली गई अपनी कसम देकर कि हम आपको ना ढूंढे, और एक बार भी आप हमसे मिलने नहीं आई। दादी माँ, हाँ आप तो हमें भूल ही गई। ये बोल के दादी माँ रोने लगी, जिसे देख श्री दादाजी से दूर होके दादी माँ के गले लगा लिया। श्री उनको चुप कराते हुए कहा, दादी माँ, दादाजी, आप दोनों को मैं कैसे भूलेगी? आप दोनों को कैसे लगा कि अपकी श्री आपको भूले गई? और रही आप दोनों से ना मिलने की, तो आप अच्छे से जानते हैं मैं क्यों नहीं आई। वही रघुवंशी परिवार समझ गए कि सिंघानिया परिवार ही के परिवार है, जिसने अपनी बेटी को छोड़कर अपनी गोदली बेटी पर भरोसा किया। सिवाय दादा दादी को उनको पोती पर भरोसा किया था। श्री के बारे में रघुवंशी परिवार मौजूद सभी को पता था। श्री ने अपने बारे में बता दिया था, सिर्फ अपने पूर्वजन को छोड़ के। श्री अपनी दादा दादी से गले मिलके उनसे दूर हुए। तभी राजीव जी और रमा जी भी पास आके कहा, अपने बड़े दादा दादी से नहीं मिलेगी बच्चे, और उन्होंने अपनी बाहों के फैला दिया। श्री को याद आया, ये दोनों भी उस पर ही भरोसा किया करते थे। पूर्व जन्म ने उन्हें ने भी उसका ही साथ खड़े थे। अपने दादा दादी के बाद किसी ने उस पर भरोसा किया था तो वे ये दोनों लोग थे। उसने अपने बड़े दादा और दादी के गला मिलाकर उनसे दूर हुई। आप दाना कस है और आप लोग यहाँ कैसे? उसकी बात पर अमरजीत जी उनके पास आके बोले, लाडो, अब के दादा और बड़े दादा बचपन के दोस्त हैं। हम तीनों ने एक ही कॉलेज ने पढ़ी भी किया है। पर ये तेरे दादा तो मूवी से थे, पर तेरे बड़े दादा भी अपने परिवार के साथ वही चला गया। पर हमारी दोस्ती आज भी कायम है और मैंने इनको महापूजा में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये सुन के श्री ने हाँ में सिर हिला दिया। सत्यजीत जी ने अमरजीत जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, यार मैं बता नहीं सकता कि तूने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है। जब मेरी बच्ची को अपनों की जरूरत थी तो तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बच्ची को अपनों का प्यार दिया। अमरजीत जी ने उनके हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए कहा, यारा, हमने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। लाडो तो हमारे महादेव का हमें दिया गया आशीर्वाद है और हमारे महल की ज्ञान है। उनकी बात पर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। तो वही कुछ लोगों का दिल में दर्द हो रहा था, और हमरी निशा बेचारी का क्या ही कहना, उसका दिल जल के राख हो रहा था। तो श्री के माँ बाप और भाइयों का दिल में दर्द हो रहा था कि श्री उनकी जगह किसी और को माता पिता और भाई बोल रही है और उनकी तरफ तो देख भी नहीं रही।
वही हमारे वेद बाबू का शया ही कहना, जो लड़की बचपन में उनके आगे पीछे वेदू करते नहीं थकती थी, आज वे एक नजर तक नहीं देख रही है। श्री अपने दादा दादी से मिलती है। अब आगे। श्री अपने दादाजी और दादी माँ से सालों बाद मिलके खुश थी। तभी शीतल जी, जो अपनी बेटी को सालों बाद देख के उसे गले लगा चाहती थी, पर उनकी बेटी तो उनकी तरफ गले लगाना तो दूर उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जब उन्हें नहीं रहा गया तो वे श्री के सामने आ गई। वही अपनी माँ को अपने सामने देख के श्री उनको बिना भाव से उनकी तरफ देखने लगी। वही सब भी शीतल जी को देखने लगे। शीतल जी ने श्री को अपने गले लगाने के लिए एक कदम लिया, वैसे ही श्री उनसे 4 कदम दूर होगी और उनकी तरफ बिना भाव के बोली, मिसेज सिघानिया, मुझे पसंद नहीं, मेरे परिवार के अलावा कोई मेरे पास आए और गले लगाना तो दूर की बात है, और आप मेरी कुछ नहीं है तो किस हक से आप मुझे गले लगाने आए हैं? मुझे तो याद नहीं कि हमारा कोई ऐसा रास्ता है। ये बोल के गुस्से से उन्हें देखने लगी। वही उसकी बात से शीतल जी के आंखों से आंसू बहने लगे। श्री के पिता उसके पास आके शीतल जी को थाम के बोले, प्रिंसेस। उनके इतना कहते हैं श्री जोर से अपने गुस्से बोली, मिस्टर सिघानिया, खबरदार, जो मुझे प्रिंसेस कहा तो मैं आपकी प्रिंसेस में नहीं। उसने निशा की तरफ इशारे से बोली, ये है आपकी प्रिंसेस और मेरे साथ आपका कोई रास्ता नहीं है, और जिस लड़की से आपका रिश्ता था उसका मैंने आज से 7 साल पहले दाह संस्कार कर दिया था। आज जो आपके सामने खड़ी है श्री सिघानिया नहीं, श्री राघव रघुवंशी है, राजस्थान के हुकुमसा की बेटी और राजस्थान की लाडो हुकुम है, और अगली बार मुझ पर कोई हक जताने की कोशिश से भी कोशिश मत करना कि मैं अपनों के लिए सिर्फ मासूम हूँ, गैरों के लिए हार्टलेस लाडो हुकुम हूँ। वही उसकी बात से अमर जी और शीतल जी को बुरा लग रहा था, उनको ही नहीं सिघानिया परिवार के सभी को बुरा लग रहा था। पार्थ श्री के पास आके बोला, गुडिया, इतना बोल के ही चुप हो गया कि श्री अपनी नफरत और गुस्से से भरी आंखों से देखने लगी। वही पार्थ का दिल में एक तेज दर्द हुआ, जिस आंखों में अपने लिए प्यार सालों पहले देखा करता था, आज उसी आंखों ने नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं है। श्री गुस्से से पार्थ को देख बोली, मिस्टर पार्थ सिघानिया, लगता है आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। जो आप मुझे निक नेम से बुला रहे हैं तो मेरी बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे पसंद नहीं कोई गैर मुझे निक नेम से बुलाए। जैसे मैं इस राजस्थान की लाडो हुकुम हूँ, वैसे ही आप सब के लिए लाडो हुकुम हूँ मैं, तो अगली बार से ध्यान रखना आप सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहना आप सब, यही सब के लिए अच्छा होगा। ये बोल गुस्से से कांप रही थी जानकी जीवेश्री के पास आ गई और उसे अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर के बोली, लाडो, आपको पता है ना, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, चलाया शांत हो जाइए। वही श्री अपनी मासा को अपने पास आके उसका गुस्से को शांत करते देख उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वही सूर्यवंशी परिवार और सिघानिया परिवार देखता ही रह गए। जो लड़की अभी गुस्से से आंखों से अंगारे बरसा रही थी, जानकी जी उसको शांत करते ही बिल्कुल पानी की तरह शांत हो गई। वेद जो एकटक श्री को देख रहा था, वे देख सकता था कि रघुवंशी परिवार श्री के लिए क्या मायने रखता है, पर उसे भी अपने दिल में बेचैनी हो रही थी, उसकी आंखों में वे अपने लिए भी नफरत देख लिया था। वही जानकी जी श्री से बोली, लाडो, जाओ फ्रेश होके आओ, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाते हैं। आप तो इतना लंबा सफर से आए हैं, भूख लगी होगी ना। आप अपने कमरे में जाइए और फ्रेश होके आइए। सौम्या, रावी, आप सभी आइए। उनकी बात पर श्री ने सिर हाँ में हिला दिया और सौम्या और रावी के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। और करण और सिद्धांत भी चले गए। सबके लिए यहाँ कमरे थे, जब भी वे श्री के साथ आते थे वे रही रहते थे। वही उन सब के जाने के बाद जानकी जी सिघानिया परिवार की तरफ अपना रुख किया और अपनी कठोर से बोली, आप सभी से एक बात बता देते हैं, हम अपनी को छोटी सी खरोंच बर्दाश्त नहीं है, और आप सब की वजह से मेरी लाडो को तकलीफ हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी लाडो से दूर रहिए, यही अच्छा होगा सभी के लिए। वही सभी उनको देखने लगे। जानकी जी प्रिया जी को किचन में आने को बोल के चली गई, उनके पीछे प्रियाज और गीता जी भी किचन में चली गई। वही जो निशा कब से श्री को देख के गुस्से से पागलपन होने वाली थी, वे सबसे सामने अच्छी बनने के लिए अपने घड़ियली आंसू बहाते हुए मासूम बन के बोली, माँ पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं आप सब की जिंदगी में आती ना, ये सब होता सब मेरी वजह से हो रहा है। वही सब उसकी तरफ देखने लगे।
रघुवंश परिवार को तो उसका ये नाटक देख के ही समझ गए कि ये कैसे मासूम बन के सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को अपने पर भरोसा करने पर मजबूर करती है। अगर उनकी लाडो ने सालों पहले इस लड़की का सच उनको नहीं बताया होता कि कैसे उसके ही परिवार के नजरों ने गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया और बाद में मासूम बनकर अच्छी बन जाती थी और उनकी लाडो गुनाहगार बन जाती थी। वही सिंघानिया परिवार ने एक नजर उस देखकर सभी अपने कमरे में चले गए। यहाँ तक कि उसके माँ पापा और भाई भी कि किसी को भी कुछ कहने का मन ही था। निशा उन सभी को जाते हुए देखती रह गई। वे भी अपना पैर को गुस्से से पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। श्री को शांत करके जानकी जी उसे कमरे में जाने को कहती है। अब आगे रघुवंशी महल डाइनिंग एरिया। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ गए। तभी श्री जानकी को आवाज देती हुई आई। सब उसकी तरफ देखने लगे। श्री ने इस समय बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने हल्के पिंक कलर का सिंपल लेकिन खूबसूरत राजस्थान लहंगा पहना था। वेद बाबू अपलक उसे देख रहे थे। वही निशा का तो दिल जल के राख हो रहा था बेचारी। श्री डिनर टेबल के पार आके बोली, मासा कहो आप देखो ना, ये बाल मुझसे गुम नहीं रहे हैं, गुद दो ना। जानकी जी किचन से आते हुए कहा, लाडो आपको कितनी बार कहा है बालों को बांधना सीख लीजिए। ये बोल के उसको चेयर पर बैठाकर उसके बालों को एक चोटी बनाने लगी। श्री के बाल काफी लंबा और घना था। श्री को चोटी बनानी नहीं आती थी, जानकी जी ही बनाती है। श्री, मानसा मैं की चोटी बनाना सीखी, आप हो ना मेरे बालों को बनाने के लिए। ये बोल के अपनी आंखों को मटकाने लगी जिसमें वे बहुत प्यारी लग रही थी। जानकी जी उसके बालों को बांध के उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, आप कब सुधरेगी। उनकी बातों पर श्री नौटंकी करते हुए बाली, हमने भी सोच की सुधर जाए, पर तभी मेरे दिल ने बोला, पगली तो बिगड़ी ही कब थी। उसकी नौटंकी देखकर रघुवंशी परिवार हंसने लगे। वही सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार देखते ही रह गए और सोच रहे थे कि श्री जब उनसे बात किया था तब वे कितनी हार्टलेस तरीके से बात कर रही थी, वही अब वे रघुवंशी परिवार से बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह बातें कर रही है। वही जानकी जी अपना सिर पीट लिया और ना ने अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रही है इसका कुछ नहीं हो सकता। वे किचन में चली गई। श्री जो राघव जी के पास के चेयर पर बैठी थी, वे राघव जी को अपनी तरफ खींच के धीरे से उनके कानों में बोली, अरे बाबा सा आप एक बात बताइए, आपको ये हीटर ही मिली थी शादी करने को, जब देखो डांटती रहती है, आप ये कब सुनेगी तो आप वे कब सीखेगी। इस मासूम सी बच्ची पर अत्याचार करती है, आप इनको झेलते कैसे हो। ये बोल के अजीब गरीब मुंह बनाने लगी। राघव जी भी मासूम सा फेस बनाकर बोले, हम क्या ही कर सकते, लाडो कहने हैं ना प्यार अंधा होता है, इसीलिए आपकी मासा से प्यार हो गया, जिसकी साजा आज भी भुगत रहे हैं। राघव जी ऐसे मासूम बन के बोल रहे हैं जैसे जानकी जी ने न जाने कितने उन पर कितने अत्याचार किया है। वही जो जानकी जी उन दोनों लोगों के पीछे से सारी बात सुन रही थी, वे दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वही सब जो उन दोनों लोगों की बातें सभी ने ही सुन लिया और जानकी जी को उसको घूरते हुए देख रहे थे। वे सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। बेचारे राघव जी, लगता है वे आज अपनी बीबी के हाथों से पिटाई होने वाली है उनकी। श्री अपने बाबा सा को दिलासा देते हुए बोली, सही कहा बाबा सा, अब क्या ही कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। और उनके कंधे को सहलाते हुए बोली, महादेव जी आपकी रक्षा करे मासा से। श्री तो ऐसे बोल रही थी जैसे सच में जानकी जी राघव जी पर अत्याचार करती है, इसीलिए महादेव को रक्षा करने का प्रार्थना कर रही हो। अब उसे क्या पता कि उसकी प्रार्थना भी राघव जी को जानकी जी के कहर से नहीं बचा सकता। 00। तभी उन दोनों लोग को जानकी जी गुस्से आवाज सुनाई दिया। उनकी तो सिटी पिटी गुल हो गई। वे दोनों लोग अपने पीछे देखा जहां जानकी जी गुस्से लाल पीली हो रही थी। राघव मुंह रोने जैसा हो गया जानकी जी को देख के। अब बेटी के चक्कर में बीबी की को गुस्सा दिला दिया। जानकी जी, अच्छा तो बाप बेटी को मैं हिटलर लगती हूँ और आप मुझे झेल रहे हैं। उनकी बात पर राघव जी तुरंत उनके पास आके उनके हाथों को थाम के बोले, अरे हुकुम रानी सा, आप तो हमारी जान है, हम ऐसे बोल सकते हैं भला। राघव जी जानकी जी को मानते हुए कहते हैं। वही सबको राघव जी पर हंसी आ रही थी। श्री भी अपनी मासा को पास जाके उनको एक तरफ के गले लगाते हुए कहा, हाँ मासा, हम और बाबा सा तो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप हिटलर थोड़ी हो, आप तो हमारी प्यारी सी मासा हो। ये बोल मासूम सा फेस बना लिया। वही जानकी जी उन दोनों लोग से अपने को छुड़ाते हुए कहा, जरूरत नहीं है हमें मक्खन लगाने की, और क्या कहा हम अत्याचार करते हैं आप पर, हम आपको बताते हैं अत्याचार किसे कहते हैं। चंदा अपने हुकुमसा के लिए करेले का जूस तैयार कीजिए। ये सुन के जहां राघव जी का मन रोने का कर रहा था, वही श्री
आपने बाबासा को तरस भरी नजरों से देख रही थी और सब राघव जी के हालत पर मुंह दबान हंस रहे थे और वही सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार उनका नोक-झोंक देख रहे थे। वेद के फेस पर तो श्री और राघव जी के हालत पर मुस्कान कुछ पल के लिए आ गई थी। उसने जल्दी से छुपा लिया और उनकी नोक-झोंक देखने लगा और वही अमर जी और शीतल जी अपनी नम आंखों से अपनी उस बेटी को देख रहे थे जो उनसे काफी दूर हो गई थी। नहीं तो आज राघव जी और जानकी जी के जगह वे होते शायद और उनकी बेटी उनके पास होती। वही बेचारे राघव जी मन मार के चेयर पर बैठ गए। श्री भी अपनी जगह बैठ गई और अपने बाबासा को देख रही थी। राघव तो उस जिसको देख रहे थे जो जानकी जी उनके पास रखा था। सब अपना खाना खाने लगे। श्री भी अपना खाना खाने लगी। राघव जी को देख जानकी जी बोली, चलिए हुकुम सा जल्दी से इसे खत्म कीजिए, नहीं तो आज आप कमरे के बाहर रहने को तैयार रहना। वही राघव जी जल्दी से बोले, नहीं नहीं मैं पी रहा हूँ। ये बोल के उन्होंने गिलास उठा के एक ही सांस में पी गए। वही हैरानी से उनको देख रहे थे कि कैसे सिर्फ कमरे से बाहर रहने की बात सुनकर करेले का जूस एक ही सांस में पी लिया। ऐसे ही सबका ब्रेक फ्राट हो गया और सब हाल में आ गए। वही राघव का मुंह पूरा कड़वा हो गया था तो श्री अपनी मासा को मनाने का तरीका ढूंढ रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।